start with the another element which is strategy. ये एक और टाइप ऑफ प्लान है. ये भी neither it is single use plan nor it is standing plan. ओके मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी आपने एक बार यूज की तो खत्म होगी और आप वही स्ट्रेटेजी बार बार नहीं यूज कर सकते हो. मतलब अगर इलेक्शंस की बात की जाए, नहीं, तो राहुल गांधी एक ही स्ट्रेटेजी यूज करता है बार बार कि सीधा मोदी जी पे हिट करना, नहीं, और उससे उसका नुकसान होता है. तो वो स्ट्रेटेजी हर बार नहीं यूज की जा सकती. आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी इलेक्शंस में. आपको अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी. अब देखो, वेस्ट बंगाल की इलेक्शन हुई तो ममता बनर्जी हैज easily identified what problems the opponents are facing. Okay, and she moved on her strategies from one phase to another phase. Okay, so as she can fight with her competitors who are flushed with money and police power and muscle power. ओके, सीबीआई, ईडी वगैरह सब कुछ उनके हाथ में था, ऑपोजिशन के हाथ में, जो उनका मेन ऑपोजिशन था. उसके बावजूद अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे मूव किया कि जिससे शी गॉट मोर देन 2/3 वोट्स. तो ये क्या है, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है. तो स्ट्रेटजी इज नॉट ए सिंगल यूज नॉर ए स्टैंडिंग प्लान. ओके, अब स्ट्रेटजी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स. ब्रॉड काउंटर्स मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है एक बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्टिविटीज को डील करने के लिए. ओके, सो इट प्रोवाइड्स basically the provides directions to business, okay, to handle upcoming future opportunities and threats. Okay, and creates a scope for survival of business in long term. ये आपके पास स्ट्रेटजी है बेसिकली. अब स्ट्रेटजी में हम किस तरह से करते हैं? एक तो हमने स्ट्रेटजी ऑफ, आपके पास मान लीजिए कि यू हैव द रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर. ओके, सो लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद अस, अवेलेबल. ओके, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वाज देयर. ओके, नाउ स्ट्रेटजी helps in strategy helps in proper allocation and distribution of ऑक्सीजन. ओके, तो स्ट्रेटेजी क्या थी? जैसे इस बार ऑक्सीजन की लिमिटेशन हुई तो स्ट्रेटेजी वुड हैव बीन कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसके आसपास की स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे वहां से. मतलब हर स्टेट के, जैसे दिल्ली के आसपास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो दिल्ली की सप्लाईज
इन 3-4 स्टेट्स से जो बिल्कुल क्लोज हैं, जैसे राजस्थान है, यहाँ उनके प्लांट लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, यहाँ से सप्लाईज मिलनी चाहिए थी, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से। बट अगर आप ये कहो कि नहीं हम आपको तमिलनाडु से लाके देंगे ऑक्सीजन, या हम आपको महाराष्ट्र से लाके देंगे, या आपको उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से लाके देंगे, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाय दैट टाइम ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल विद द स्टेट ऑफ दिल्ली। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजीज, अब यूपी के कुछ एरियाज के पास वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से आप व्हीकल्स जल्दी पहुंचा सकते हो, ट्रेन जल्दी पहुंच सकती हैं, विद इन 24 आवर्स सप्लाई हो सकती है ऑक्सीजन की। तो हमें क्या करना चाहिए था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, ओके, लाइक आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से, वो ऑक्सीजन यूपी के कुछ एरियाज तक पहुंचानी चाहिए थी, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और जो एरियाज दिल्ली के, पंजाब के आसपास के एरियाज हैं, वहां से ऑक्सीजन इन स्टेट्स को बांटनी चाहिए थी। तो ये स्ट्रेटेजी है। इससे क्या है कि आपकी जो एलोकेशन है रिसोर्सेज की प्रॉपर होती, और उससे क्या है, ऑक्सीजन जो डेफिसिट हो गया था वो हैंडल हो जाता प्रॉपरली। तो ये स्ट्रेटेजी है। ओके, तो स्ट्रेटेजीज कभी भी एक एस्पेक्ट को देख के नहीं बनाई जाती हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। तो हम सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हाउ टू हैंडल द चेंजेस विच आर कमिंग अप इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि मान लीजिए कि अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस समय बड़ा ही आपको ये लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा अच्छी चल रही है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। बट आपके जो क्या कहते हैं, कल की रिपोर्ट ये कहती है कि एमएसएमई सेक्टर में 60% ऐसी कंपनीज हैं जिनको फिर से स्टार्ट करना और फिर से प्रोडक्शन एक्टिविटीज करना और उनको कैरी आउट करना उनके प्रोग्राम्स को मुश्किल होगा, जिससे उसमें जो लेबर एम्प्लॉयड है वो अपनी जॉब्स लूज करने की उस पे हैं, वर्ज पर हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन स्टार्ट होगा, लॉकडाउन अनलॉक होगा, मार्केट्स ओपन होंगी, क्योंकि आपका जो वायरस है ये जाने वाला तो नहीं है जल्दी। ओके, यू हैव टू हैव द सेफगार्ड्स ऑन। तो अब आपको अनलॉक करना है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी है जिससे कि आप इकोनॉमी को रिवाइव कर सको। तो कल एक स्टेटमेंट दिया कोटक महिंद्रा के सीईओ ने कि गवर्नमेंट नीड टू प्रिंट मोर मनी for circulation in the market, for investment into projects, so that money can reach into the hands of public and उससे कंजम्पशन बढ़ सके और डिमांड बढ़ सके। तो ये क्या है, गवर्नमेंट अब अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करेगी कि कैसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया है। ओके, अभी यूपी की इलेक्शंस आनी है, तो उसमें क्या कुछ किया जाएगा, अभी से स्टार्ट हो गया है, हिंदू मुस्लिम का वहां पे कंसेप्ट शुरू हो चुका है दोबारा से, मॉब लिंचिंग के केसेस आने शुरू हो गए हैं। जो गंगा के बैंक्स पे जो बॉडीज को क्या कहते हैं आपने वहां पे जो भी बॉडीज थी उनके ऊपर से जो आपके कफन के कपड़े हैं, दे आर बीइंग टेकन अवे। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटेजी है कि लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि कितने लोगों की डेथ हो रही है। जैसे ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो 2 से 3 लोगों की डेथ हो रही है डेली बेसिस पे, हर विलेज के अंदर, ऑलमोस्ट हर विलेज के अंदर। ओके, क्योंकि वहां पे मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेस्टिंग नहीं है। ओके, तो वेराइटी ऑफ रीजंस, दे डोंट हैव मनी टू बाय द मेडिसिन एंड ऑल दैट स्टफ, वेराइटी ऑफ रीजंस। तो अब अगर आपको इलेक्शन लड़नी है तो आपको इन सारे इश्यूज को
वेव ऑफ करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगी आपकी अटेंशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, सोशल इम्पैक्ट से, रिलीजियस कहानी आपको खेलनी है क्योंकि आपने अयोध्या में राम मंदिर के लिए बहुत जोर लगाया है, तो आप उसकी कहानी खेलोगे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड होगा, ओके, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवाइड होगा, तो ये रिलीजियस है। टेक्नोलॉजी की यूजेज होगी बहुत ज़्यादा, जिसमें अभी कह रहे थे कि ट्विटर और फेसबुक शायद बैन हो जाएं, तो बाद में पता लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर आर मैनी वेज द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क अप एंड दे नीड टू डिफाइन द स्ट्रेटजीज। वेस्टर्न यूपी की अलग होगी, सेंट्रल यूपी की अलग स्ट्रेटजीज होंगी, ईस्टर्न यूपी की अलग होंगी, नॉर्दर्न यूपी की अलग होंगी। तो इस तरह से इलेक्शंस में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, और वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं किसको ध्यान में रख के? पॉलिसीज को, सॉरी किसका, पॉलिट रिलीजियस एस्पेक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को, सोशल एस्पेक्ट्स को, लीगल एस्पेक्ट्स को, इन सारों को ध्यान में रख के आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई जानी है, जिससे आप अपने बिजनेस, आपने जो एक्टिविटी है उसके टारगेट्स को अकम्प्लिश कर पाओ। या फिर आपके पास एक और एस्पेक्ट है कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, okay, so you have to establish, you have to have the strategies. For example, रामदेव और एलोपैथी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई अभी, बहुत सारा उनके बीच में चैलेंजिंग एस्पेक्ट आया, दे आर फाइटिंग ऑन सर्टेन इश्यूज। Why Ramdev has criticized allopathy? Reason being, he has developed a medicine with the name Coronil. अब वो उसका इतना सारा स्टॉक पड़ा है उसके पास, he has to sell it off in the market. एंड अगर पब्लिक एलोपैथी के ऊपर रहेगी तो कोरोनिल कोई नहीं खाएगा, एंड दैट विल कॉज हिम a serious amount of loss. So he is strategizing that he is having dual with allopathy, उसके बारे में एक misconception spread करना, okay, that it is not working as his medicine is going to work better. तो इस तरीके से वो स्ट्रेटजी है, ओके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने एरिया से इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए रामदेव को बीच में ला रहे हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स which are being taken into consideration for the business, for the politics and for the government. तो वो क्या है? strategies हैं, okay. So these are the broad counters which are being followed by any business organization, okay. तो broad counters कैसे कैसे हैं? political, religious, legal, technological and your economic aspects which are taken into consideration before making any strategy, okay. Is that clear? What is strategy? Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट करते हैं हम इसके बाद पॉलिसीज। ये एक स्टैंडिंग प्लान है, ओके। पॉलिसी इज कंसिडर्ड as a general statement. These are the general statements which acts as guideline to channelize actions towards particular direction, ओके। तो ये है आपके पास पॉलिसीज।
और ये जनरली कहाँ से डिराइव होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स से आप डिराइव करते हो। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम objectives and are distinguished into major oblique minor policies depending upon their importance and ओके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ऑल्सो these helps in explaining strategies. Okay. Comma, these lead to avoidance of confusion. Okay. And helps in resolving issues amicably. ओके तो ये आपके पास पॉलिसी है। पॉलिसी बेसिकली क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है कि एडमिशन पॉलिसी क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, रिट्रेंचमेंट पॉलिसी क्या है, ले ऑफ पॉलिसी क्या है, फाइनेंस में इंक्रीमेंट पॉलिसी क्या है, जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है। जैसे ऑयल में ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज करने की पॉलिसी क्या है, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने की पॉलिसी क्या है। ये गाइडलाइंस हैं, ये बताती हैं आपको, जनरल स्टेटमेंट्स हैं which help you understand as to how various activities need to be performed in an organization, and so that we can move the organization or our efforts towards a particular direction which helps in finally accomplishing the targets which has been fixed by us. Okay. तो ये बेसिकली क्या है? गाइडलाइंस हैं कि कैसे क्या काम करना है और उससे हम क्या अकम्प्लिश करने जा रहे हैं। ये गाइडलाइंस हैं। और ये गाइडलाइंस हम जब भी बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम अपने सामने ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं, टारगेट्स को रखते हैं कि हमने टारगेट क्या अकम्प्लिश करने थे और क्या हमारी गाइडलाइन उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग मूव ऑन कर रही है या नहीं। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके। थर्ड इज ये पॉलिसीज मेजर और माइनर पॉलिसीज में डिस्टिंग्विश की जाती हैं। मेजर पॉलिसीज वो हैं जो एक कंसिडरेबल इम्पैक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान या प्रॉफिट अर्न करने या लूज करने के चांसेस होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड नेम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। माइनर पॉलिसीज क्या है कि विद इन डिपार्टमेंट के अंदर कैसे वर्किंग सिस्टम चल रहा है, वो माइनर पॉलिसीज हैं। बट जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड अप हैं, जिससे इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, दैट दोज आर द मेजर पॉलिसीज। ओके। एंड द लास्ट वन इज योर
that these are helping us in explaining the strategy. कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हो टू accomplish the targets which have been fixed. तो ये पॉलिसीज, ये गाइडलाइन आपको हेल्प करती हैं ये बताने में कि क्या स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है, so that whatever the aims are that can be accomplished and we can easily avoid confusion amongst the employees के क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने में कौन का हाथ बढ़ाता है? ये पॉलिसीज, ये गाइडलाइन देती हैं, ये एक स्टेटमेंट्स बताती हैं कि कैसे क्या करना है जिससे आपकी कंफ्यूजन को मिनिमाइज किया जा सके। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द वेरियस इश्यूज हैप्पीली एंड हेल्दीली। तो ये एमिकेबली है। तो ये बेसिकली एक काम है किसका? आपकी पॉलिसीज का। सो पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स और जनरल गाइडलाइंस, ओके, statement or general guidelines which help us in moving our efforts towards a particular direction so as to accomplish the aims of the organization. Is that clear? What is policies? Is that clear? Yes, sir. Okay. अब इसके आगे चलते Yes, हैं sir. हम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर्स। These are sequence of steps being used or involved in completion of targets. ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ओके, आजकल ये क्रोनोलॉजी का वर्ड बहुत यूज होता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। क्रोनोलॉजी समझिए नहीं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, नहीं। तो क्रोनोलॉजी का वर्ड बहुत यूज होता है। कभी भी आप देखना पॉलिटिकल डिबेट्स में क्रोनोलॉजी बहुत यूज होती है। ओके, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब स्टेप्स समझिए कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे जिससे जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप उनको फुलफिल कर सकते हो। जैसे ये एक तरह से आपका क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। आप रिपीटेडली वही स्टेप्स यूज कर सकते हो फॉर कंप्लीशन ऑफ अ वर्क और अ टारगेट विच हैज बीन फिक्स्ड बाय यू। जैसे मान लीजिए आप, यू हैव टू प्रिपेयर टी, सो देयर आर सम स्टेप्स दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बीकर एंड पुट इन वाटर। आपको वो पता होना चाहिए कितना पानी डालोगे। then you are putting in tea leaves, then you are putting in some amount of sugar, then you are putting in milk and something else also। तो आप कैसे टी बनाते हो उसके स्टेप्स हैं। ओके, एंड फर्दर सर्व करने के भी स्टेप्स हैं। तो ये इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आपके रिपीटेटिव स्टेप्स हैं which are being followed again and again for completion of the targets by enforcing policies। ओके, तो ये आपके पास है। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, दे पॉलिसी क्या है, आपने गाइडलाइंस दे दी, और प्रोसीजर्स क्या हैं, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टेप्स डिफाइन कर रहा है कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे चलना है, सो दैट यू कैन इजिली अकम्प्लिश योर टारगेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक वेबसाइट खोलो, ओके, मान लीजिए कि HSVP जो हुड्डा वालों की एक वेबसाइट है, उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल search for that site, then you will log into that site, then you will search for the information, then you will log into that area,
and then you will generate that information, okay, online, and then you will get the print out of it. तो ये क्या है, आपने 4-5 स्टेप्स फॉलो किए उस पर्टिकुलर फाइनल टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर्स। तो किसी भी पॉलिसी को अगर आपने और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, यू हैव टू ले डाउन द प्रोसीजर्स फॉर processing of orders, for employment of employees, for collection of payments, everything you have to establish। मान लीजिए आपने जोमेटो से कोई ऑर्डर बुक किया है, आपने यहाँ से पहले उसकी साइट पे गए, वहाँ से आपने लॉग इन किया, उसमें आपने अपना ऑर्डर चूज किया, यू प्लेस दैट ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द जोमेटो गाय, okay, and also the Zomato guy, then he forwards that to the company concerned who is making that particular product, okay, then he gets it picked up, okay, then picks him that product from the particular shop and provide it back to the कस्टमर कंसर्न। तो अगर पैकिंग बुकिंग देख के वो सारा उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये सारे क्या हैं, स्टेप्स फॉलो किए गए हैं to implement the target which has been set before them. So, whatever the policies or guidelines are there that need to be followed step by step so that they can be properly implemented and the required results can be accomplished by the business. तो ये आपके पास है procedures. So, procedures are sequence of steps which are being used or involved in completion of your targets, or it is a chronological methodology of getting the work done or implementation of policies and strategies. That is what we say is a procedure. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Then next one is your methods. Okay. Methods भी क्या है आपके पास, क्या है, ये स्टैंडिंग प्लान है। These are the processes, these explain the processes एक मिनट। These are the plans as to which explain as to how a process will be implemented in an organization। ओके, तो ये रिपीटेडली आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है कि क्या प्रॉपर मेथड है आप अपने टाइम एंड मनी को सेव कर सको जिससे कि एफर्ट्स इंक्रीज किए जा सकें, ओके, और एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके। तो एक मेथड तो ये है कि आप स्किल्ड एम्प्लॉयज लेकर आओ, ओके, उनसे काम करवा लो। या दूसरा मेथड ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिफ्रेशर कोर्सेज दे के ट्रेन अप करो, टाइम टू टाइम अपग्रेड करो, जिससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी एंड इट विल लीड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड द टाइम यूटिलाइज फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक तो ये मेथड है। ओके, दूसरा क्या है कि आपको दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि ट्रेनिंग देनी है। कि ट्रेनिंग कैसे देनी है एम्प्लॉयज को, या तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज को किसी और फर्म में भेज के वहां पे ट्रेन अप करवाओगे, या आप क्या करोगे कि यू विल क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड गेट द पीपल ट्रेन्ड on that infrastructure
तो वो जैसे जैसे ज्यादा लोग ट्रेन अप होंगे एंड दे विल improve upon the productivity, it will reduce the cost of training as well as it will improve the performance, which increases the efficiency and effectiveness. Okay, so methods जो हैं वो clearly और precisely explained होने चाहिए, which can improve upon the organizational efficiency and effectiveness. जैसे स्टॉक चेकिंग में आप एग्जांपल यूज करते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो और फिफो मेथड इज देयर. ओके, सो वी विल चूज द मेथड which helps us in improving upon the productivity. के मान लीजिए कि आपके पास स्टॉक है, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, या वो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, ये जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर रिट्रेंचमेंट करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले बाहर निकाला जाता है जॉब से, क्योंकि उसका स्किल लेवल कम है, उसकी स्टेबिलिटी कम है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट्स अभी कम है. मगर जो पुराना एम्प्लॉय है उसको आप एकदम से नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज ही इज स्किल्ड, ही नोज द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and he can contribute in many ways. That's why we follow the system of last in first out, कि जो बंदा सबसे नया है, सबसे बाद में ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सबसे पहले निकाला जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस को सफर करेगी. तो ये आपके पास मेथड्स में क्या है, that you need to have clear cut definition of as to how a particular work is to be done, and that helps us in improving the organizational efficiency and effectiveness. तो ये आपके पास methods हैं. Is that clear? हाँ जी, Sir, बोलो. how the methods are different from procedures? प्रोसीजर्स तो स्टेप्स हैं. ओके, और मेथड है कि आपको एक पर्टिकुलर वे ढूंढना है किसी काम को करने का. ठीक है जी. जैसे आप टाइम एंड मनी कैसे सेव कर सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने खुद नहीं प्रोडक्ट बनाया, आपने कहीं से बना हुआ प्रोडक्ट लाके उसे यूज कर लिया, तो मेथड है. आपने प्रोसीजर, तो आपने उसको मंगवाने का एक प्रोसीजर है, मगर आपने मेथड क्या इन्वॉल्व किया कि आपने सेल्फ प्रोडक्शन करने की बजाय, क्योंकि आपको लग रहा था उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी आपको, तो आपने क्या किया, उसे बाहर से मंगवा के और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. तो ये हमारे पास अब क्या रह गया है, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट. तो कल करेंगे. सर हाँ जी, सर वो आप कोई नया वर्ड बता रहे थे ना, क्रोनोलॉजिकल, वो क्या है सर? बताने एक बार और. क्रोनोलॉजिकल वो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. क्रोनोलॉजी प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स में यूज होते हैं. क्रोनोलॉजी मतलब कैसे काम होगा, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे. ओके, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं. इज दैट क्लियर? यस सर. सो वी आर लेफ्ट विथ 3 पॉइंट्स. तो कल इसे कंप्लीट करेंगे. ओके, आई विल सेंड यू मैसेज एट विच टाइम, बिकॉज बाकी सबकी क्लासेस तो ऑफ हो जाएंगी. तो कल एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको ये वाइंड अप कर देंगे चैप्टर. थैंक्स.